Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Rutherford atomic model. आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने जो ऑब्जर्वेशन की और जो कंक्लूजन निकाला वो पढ़ेंगे. उसने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या मेन पॉइंट्स पेश किए थे वो पढ़ेंगे और वो कौन से वजूहात थी जिसकी वजह से हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हुआ, मींस ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो पढ़ेंगे. अर्ज ये कि अगर आप ये वीडियो देख लें तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको A to Z बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इसकी गारंटी हम आपको देते हैं. टाइम आप हमें दीजिएगा. शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज presented by Ernest Rutherford. Ernest Rutherford एक न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट थे. इसने ये एटॉमिक मॉडल 1911 में पेश किया. उसने ये मॉडल एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बेस पे इसने ये मॉडल पेश किया. उसका एक्सपेरिमेंट कुछ यूं था कि उसने 3 शीट ऑफ गोल्ड कॉइन लिया. उसने एक अबाउट 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल उसने लिया और उसने इस गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया. उसने उस पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए. उसने एक पोलोनियम सोर्स लिया. पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. उसने पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए. अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास बेसिकली डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है. हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई है. हीलियम ये हमारे पास है अल्फा पार्टिकल. तो इसने इस पोलोनियम सोर्स से गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए. A lead plate with a hole was placed to bombard alpha particles straight on gold foil. इसने एक लीड प्लेट लिया और उसमें लीड प्लेट में थोड़ा सा सुराख कर दिया कि ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर स्ट्रेट जाएं, सीधा इस पर फोकस करके जाएं. तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? इसने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और इसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द रेज वर पास स्ट्रेट. ज्यादातर जो रेस थी हमारे पास स्ट्रेट जा रही थी. उसने तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किए थे और उसने ये ऑब्जर्व किया कि अबाउट 19,990 rays were passed straight. Most of the rays were passed straight. Few of the rays were deflected at a quite large angle. कुछ रेस हमारे पास कुछ बहुत बड़े एंगल के साथ, कुछ एंगल के साथ हमारे पास क्या हुई थी? डिफ्लेक्ट हो गई थी. About 8 rays were deflected at a quite large angle. And very few rays, बहुत कम रेज वर बाउंस्ड बैक. कुछ रेज हमारे पास वापस रीबाउंस्ड कर गई. इसने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और इसने ये ऑब्जर्वेशन की. अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसने कंक्लूजन निकाला कि एटम किस तरह हो सकता है. इस एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसने एक कंक्लूजन निकाला. कंक्लूजन उसका कुछ ये था कि चूंकि ज्यादातर रेज स्ट्रेट जा रही हैं, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर पासिंग स्ट्रेट. From this basis, he said that most of space in atom is empty. चूंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रही हैं? ये स्ट्रेट जा रही हैं. तो इस बेस पे इसने कहा कि most of the space in atom is empty. अच्छा, सेकंड ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी? Some rays were deflected in a quite large angle. कुछ रेस हमारे पास कुछ क्वाइट लार्ज एंगल के साथ क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी. अब मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या है? डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम है. तो अल्फा पार्टिकल्स मतलब ये कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. तो जब ये इस न्यूक्लियस के साथ टकराती हैं तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है. तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस वजह से ये डिफ्लेक्शन काज हो रही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन दैट सम रेज वर डिफ्लेक्टेड एट अ क्वाइट लार्ज एंगल. इस बेस पे इसने कहा कि देयर इज अ सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस. इस बेस पे इसने कहा कि एटम में एक सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. अच्छा, ये दो रेज जो है ना ये बाउंस्ड बैक हुई थी. ये आउट ऑफ 20,000 रेज 2 rays were bounced back.
सो इस बेस पे इसने कहा कि मतलब ये जो रे बाउंस बैक हो रही है, तो इस पर इसने कहा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। क्योंकि उसने 20,000 रेज बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे, उसमें से सिर्फ 2 रेज वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो इस बेस पे इसने कहा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन के बेस पे इसने एक मॉडल ऑफ एटम पेश किया नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके मेन पॉइंट्स क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसका पहला मेन पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट जा रही थी, स्ट्रेट जाने की वजह से इसने कहा कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। There is a central positive part in an atom called nucleus. Second point इसका ये था कि एटम के दरमियान एक सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसने ये कहा कि ये न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसने कहा कि there is a central positive part called nucleus. The size of nucleus is very small as compared to the size of atom. Out of 20,000 rays, only 2 rays were deflected or bounced back. So, on this basis, he said that the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस किस तरह प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ? इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस किस तरह एटम में किस तरह ये अरेंज हुए हैं? तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इसने कहा कि जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये न्यूक्लियस हमारे पास सन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एज अ प्लैनेट एक्ट कर रहे हैं। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। अच्छा, कि the centripetal force required for electron is provided by the force of attraction between the nucleus and electron. इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये इस वजह से घूम रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, तो ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही हैं। The centripetal force is provided by the attractive forces between the electron and nucleus. अच्छा, इसने कहा कि इसका 6 पॉइंट है इसका कि एटम इज न्यूट्रल। एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है because the number of electron in an atom is equals to the number of proton in atom. इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करती हैं, तो इस वजह से हमारे पास एटम इज न्यूट्रल। न्यूक्लियस, इसका 7th पॉइंट ये था कि न्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द मास एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहा कि ये जो मास ऑफ एटम है, एटम का जो मास है और एटम की जो सारी एनर्जी है, ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियस इसके लिए रिस्पांसिबल है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। प्रोटॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन से अबाउट 1837 टाइम्स हेवियर है और न्यूट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम्स हेवियर है। तो ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के मुताबिक बहुत ज्यादा है। तो ये जो एटम का जो ज्यादातर मास और एनर्जी है, इसके ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स की तरफ। क्या थे इसके ड्रॉबैक्स? देखें, इसने कहा था कि the motion of electron around the nucleus is like the planet revolve around the sun. तो इसका जो मॉडल था वो लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पर बेस कर रहा था, लेकिन सोलर सिस्टम में तो हमारे पास अर्थ न्यूट्रल है। सोलर सिस्टम में जो बॉडीज हैं ये हमारे पास न्यूट्रल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो तो चार्ज्ड होते हैं। तो इस पर हम
laws of motion and laws of gravitation apply نہیں کر سکتے. Laws of motion and laws of gravitation can be applicable only for neutral objects. So Rutherford atomic model is based on laws of motion and gravitation which are for neutral bodies, which are applicable for neutral bodies. اچھا, according to Rutherford atomic model, the atom is unstable. Atom ہمارے پاس unstable ہے. کیسے بتاتا ہوں. رتھرفورڈ نے کہا کہ الیکٹران نیوکلیس کے ارد گرد ہائی سپیڈ کے ساتھ موشن کر رہا ہے. اچھا, اب نیوکلیس کے ارد گرد یہ سرکولر پاتھ میں اگر الیکٹران موشن کر رہے ہیں تو دیکھو یہاں پر اس الیکٹران کی ڈائریکشن یہ ہو گئی. جب یہ الیکٹران یہاں پر آ گیا تو یہاں پر اس الیکٹران کی ڈائریکشن یہ ہو گئی. تو یہاں پر ڈائریکشن کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے, ویلوسٹی کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے, تو ہمارے پاس یہاں پہ ایکسلریشن پروڈیوس ہو رہی ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو کلاسیکل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری پریزنٹڈ بائی میکسویل, اس کے مطابق an accelerated charged particle emit electromagnetic radiation. Accelerated charged particles ہمارے پاس electromagnetic radiation emit کر رہا ہے اور ہمارے پاس یہ constantly energy loss کر رہا ہے. تو اس کے مطابق رتھرفورڈ اٹامک ماڈل کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکٹران اس طرح موشن کرتا رہے, یہ اپنی انرجی لاس کرتا رہے اور آخر میں نیوکلیس میں گر جائے اور ایٹم کولیپس کر جائے. اس کے مطابق ایٹم ہمارے پاس انسٹیبل ہونا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں ہے. ایٹم از کوائٹ اسٹیبل. دس واز دی بگیسٹ ڈرابیک آف رتھرفورڈ اٹامک ماڈل. اچھا, اب اگر الیکٹران کنٹینیوسلی انرجی لاس کر رہے ہیں تو atom should give continuous spectrum, but in reality it give us line spectrum. Atom actually ہمارے پاس line spectrum دیتا ہے, لیکن according to Rutherford atomic model atom should give us continuous spectrum.